Children, now we are going to start here with jute. It is also known as golden fiber. So on account of its golden color, it is also called golden fiber. इसको golden fiber के नाम से भी जाना जाता है. Jute grows well on well-drained fertile soil in the floods plain, where soils are renewed every year. कि खास करके उन जगहों पे जहाँ पे फ्लड प्लेन्स होते हैं, जहाँ पे सॉइल हर साल रिन्यू हो जाती है, उस तरीके की वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में जूट उगता है. बच्चों, ये हर एक क्रॉप के लिए आपको कंडीशंस बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इसीलिए रोज़ मैं आपसे लिखवा भी रहा हूँ, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं. हाई टेम्परेचर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, जिनको हम बोरिया बोलते हैं, बोरे, उनको गनी बैग्स बोलते हैं. मैट्स, रोप्स, यान, कारपेट वगैरह और दूसरे आर्टिफैक्ट्स यानी कि और दूसरी सजावटी सामान बनाने के लिए हम जूट का इस्तेमाल करते हैं. तो ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकेजिंग मटेरियल, पर्टिकुलरली द नायलॉन. कि आज की डेट में जूट जो है अपनी वैल्यू खो रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स भी अवेलेबल हैं. कि जैसे पुराने ज़माने में आप देखिए तो जूट के बोरों में सीमेंट मिलती थी, लेकिन आज के टाइम में सीमेंट की प्लास्टिक की बोरियां चलती हैं. तो इस तरीके से ये अपनी जो है वैल्यू खो रहा है. तो ये बात जूट के बारे में इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए. विद फूड सिक्योरिटी, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझिए कि फूड इज द बेसिक नीड एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव एक्सेस टू फूड विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल. तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि कंट्री के हर एक सिटीजन को उस मात्रा में फूड की अवेलेबिलिटी होना जो मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल को पूरा कर सके. इस बात को हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं. फूड सिक्योरिटी का मतलब कि ये एक इंडिविजुअल ह्यूमन का राइट है कि वो उस मात्रा में फूड तक अपनी एक्सेस कर सके, उस मात्रा में फूड को पा सके जिससे उसकी मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है. इस चीज़ को हम फूड सिक्योरिटी बोलते हैं. द अवेलेबिलिटी एंड एश्योरेंस ऑफ सच फूड टू ऑल एंड सन्ड्री इज कॉल्ड फूड सिक्योरिटी. और इसी फूड की कि जो हमारी मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इसकी अवेलेबिलिटी एंड एश्योरेंस कि इतना खाना हमें मिल ही जाएगा, ये बात ऑल एंड सन्ड्री का मतलब सभी को, कि इतना खाना सभी को मिल ही जाएगा, इस बात की अवेलेबिलिटी और एश्योरेंस यही फूड सिक्योरिटी कहलाती है. तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे. फिर देखिए कि इन ऑर्डर टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अवर गवर्नमेंट केयरफुली डिजाइंड अ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम. कि हमारी कंट्री में एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है, जो कि इस बात पे ध्यान देता है कि सभी को खाना अवश्य ही मिल जाए, कि हर किसी को अवेलेबिलिटी और एश्योरेंस हो इस खाने की. इसके लिए सरकार एक नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत काम करती है. और इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो बफर स्टॉक में सरकार एमएसपी पे किसानों से अनाज खरीदती है, और पीडीएस सिस्टम, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, इसमें सरकार रियायती दामों पर सब्सिडाइज रेट पे गरीबों को अनाज बांटती है. तो आप कहेंगे कि फिर सरकार का क्या फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा पैसे पर खरीद करके और कम पैसे पर बांटती है. तो सरकार का फ़ायदा यही है कि देश के लोग भूखों नहीं मर रहे हैं, और किसान जो है वो, जब किसान का अनाज एमएसपी पे ज़्यादा अच्छे रेट पे बिकेगा, तभी वो ज़्यादा अच्छा अनाज पैदा करने के लिए मोटिवेटेड होगा, और तभी देश में फूड सिक्योरिटी आएगी. तो इसके दो कंपोनेंट हैं. आपने देखा नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं. तो ये दो कंपोनेंट हैं, बफर स्टॉक कि जिसमें सरकार कम पैसे पर अनाज खरीदती है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जिसमें सरकार, मतलब मैंने क्या बताया कि बफर स्टॉक में सरकार जो है एमएसपी पे यानी कि नॉर्मल मार्केट रेट से ज़्यादा रेट देकर के अनाज खरीदती है किसानों से, ताकि किसानों को सपोर्ट मिले, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसे कम रेट पे, कम से कम रेट पे बेचती है, कि ताकि गरीब लोगों को खाना मिल सके. तो पीडीएस इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज एट सब्सिडाइज प्राइस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. कि सब्सिडाइज प्राइस पे रूरल और अर्बन एरियाज में फूड ग्रेन्स और दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज अवेलेबल कराई जाती हैं. तो सरकार की एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो फूड ग्रेन प्रोक्योर करती है फार्मर से गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी पे, जो कि मार्केट रेट से हमेशा ज़्यादा होता है. तो ये चीज़ फूड सिक्योरिटी कहलाती है. आज का एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा नहीं होगा, क्योंकि अब ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि
उसके अलावा एक जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्मेशन के से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको क्वेश्चन आंसर्स में मिलेंगी। बाकी एक्सप्लेन करने लायक जितनी भी चीज़ें थी वो आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करके और आज इसको चैप्टर को वाइंड अप कर दिया जाएगा। यहाँ से आप लिखने का काम शुरू स्टार्ट विद द हेडिंग्स भूदान एंड ग्रामदान। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर और इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, इसीलिए इसको यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म्स में दे दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये भूदान और ग्रामदान की शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसकी शुरुआत होती है महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल एयर, कि महात्मा गांधी ने विनोबा भावे एक व्यक्ति थे, तो विनोबा भावे को महात्मा गांधी ने अपना स्पिरिचुअल एयर, अपना स्पिरिचुअल उत्तराधिकारी, अपना आत्मिक उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया था। तो ये विनोबा भावे जो थे ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रही, जिन्होंने महात्मा गांधी के कई सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वोटरी थे। वोटरी का मतलब सपोर्टर गांधी जी के ग्राम स्वराज, कि ग्राम स्वराज का मतलब होता है कि गाँवों में भी स्वराज आए, कि गाँवों में भी जो है एक अपना, लोगों का अपना राज हो, कि जिसको आज के टाइम में हम पंचायती राज के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो ये पंचायती राज की शुरुआत जो है महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज आंदोलन से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो ये ग्राम स्वराज की यानी कि गांव का भी अपना स्वशासन हो, गांव का भी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट हो। तो ये चीज़, इस बात के काफ़ी बड़े सपोर्टर थे विनोबा भावे। सो आफ्टर गांधी जी इज मार्टरडम, कि जब महात्मा गांधी शहीद हो गए तो विनोबा भावे अंडरटुक पदयात्रा टू स्प्रेड गांधी जी इज मैसेज एंड कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। तो विनोबा भावे ने पदयात्रा करके, पैदल चल करके पूरे देश में महात्मा गांधी के मैसेजेस को फैलाया, जो कि सूत काटने से रिलेटेड, जो कि सेल्फ रिलायंस से रिलेटेड थे। तो इसी तरीके से जब एक बार वो पदयात्रा करने के दौरान एक गांव में पहुंचे और वहां वो लेक्चर दे रहे थे, तो इस गांव का नाम था पोचामपल्ली, यह आंध्र प्रदेश में था। तो वहां पर जब वो लेक्चर दे रहे थे तो कुछ लैंडलेस विलेजर्स वहां पे खड़े हुए और उन्होंने डिमांड की कि हमें कुछ जमीन दे दी जाए कि ताकि हमारी आर्थिक दशा में सुधार हो। तो विनोबा भावे ने कहा कि मैं तो जमीन नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ, इसके लिए मैं सरकार से बात करूंगा। विनोबा भावे ने इस बात की प्रॉमिस की कि वो इसके लिए सरकार से बात करेंगे कि पोचामपल्ली के किसानों को, जो वहाँ के लैंडलेस विलेजर्स हैं, उनको कुछ जमीन दे दी जाए। तो ये बात चल ही रही थी, तभी वहां पर एक व्यक्ति जो कि एक बहुत बड़े जमींदार थे, रामचंद्र रेड्डी, वो खड़े हुए और उन्होंने 80 एकड़ जमीन जो है 80 लैंडलेस विलेजर्स को दे दी, हर विलेजर को 1 एकड़ जमीन। और यही जो रामचंद्र रेड्डी का ये जो काम था, इसी को भूदान आंदोलन के नाम से जाना गया, कि बड़े बड़े जमींदार जो हैं वो अपनी जमीनें डोनेट करें किसानों को। और इसी से रिलेटेड ग्रामदान भी है। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज वाइडली ऑल ओवर इंडिया। Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some villages among the landless, and it was known as ग्रामदान, कि इसी तरीके से ग्रामदान की, जिसमें पूरे पूरे गांव जो है वो लैंडलेस विलेजर्स को दे दिए गए, तो ये ग्रामदान कहलाई। तो ये विनोबा भावे के आंदोलन के फलस्वरूप ये एक बहुत ही सक्सेसफुल कदम था गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के एलिवेशन के लिए, कि जिसको भूदान और ग्रामदान कहा गया। इसीलिए इस चैप्टर से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बाकी इसके आगे की चीज़ें आप क्वेश्चन